Hi guys, a very good evening to all of you. This is Raghavendra Dwivedi. I am Logical Reasoning faculty of Legal Age. Today we are having a YouTube live on how to study analytical reasoning for law entrance tests. तो एनालिटिकल रीजनिंग की जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं कि यार ये किस एग्जाम में कितना आता है एंड उसका डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, ठीक है, हम कितना पढ़ें और क्या क्या टॉपिक्स हैं जिनको हमें पढ़ना है आने वाले दिनों में। तो इन सभी का हम एक एक करके आपका आंसर देंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका समझते हैं कि क्या लिस्ट ऑफ टॉपिक्स हैं जो पॉसिबल टॉपिक्स हमें प्रिपेयर करने हैं एग्जाम्स के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको समझ लेते हैं और उनकी एक एक करके हम मैपिंग एग्जाम के साथ में देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में आप स्लाइड में देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल टॉपिक्स जो अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं, और राइट साइड में मैंने एग्जाम्स के नाम लिख रखे हैं कि किस एग्जाम में हम किन किन एग्जाम्स को यहां पर फोकस करने वाले हैं। एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि सबसे पहले हम क्लैट के बारे में बात करने वाले हैं। अभी तक का क्लैट का जो इतिहास रहा है और अब क्लैट जो हो गया है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो गया है, अभी तक 2019 तक जो क्लैट का पैटर्न था उसमें एनालिटिकल रीजनिंग मेजर पार्ट में था एंड क्रिटिकल रीजनिंग एक माइनर पार्ट में आता था। अब क्या होगा क्लैट 2020 में? क्लैट 2020 में नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग अभी तक इन्होंने जो दिया है एंड अकॉर्डिंग टू द सैंपल पेपर्स रिलीज बाय क्लैट कंसोर्शियम, यहां पर हमें ये क्लियर देखने में आया है कि 70% अप्रॉक्स 70 to 80% अप्रॉक्स सीआर आ जाएगा और 20 to 30% अप्रॉक्स ये आ जाएगा हमारा एनालिटिकल रीजनिंग। एंड अगर हम बात करें क्लैट में सैंपल पेपर की, तो सैंपल पेपर से हमने ये चीज देखी है कि क्लैट ने जो 3 सैंपल पेपर रिलीज किए थे उनसे डेटा अरेंजमेंट हमें देखने मिला है एनालिटिकल में, सिलोजिज्म देखने मिला है, ब्लड रिलेशन सीरीज, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो उन्होंने सैंपल पेपर में रख दिए हैं, ठीक है, और जो उन्होंने मॉक रिलीज किए हैं कहीं ना कहीं उनमें भी ये देखने मिला है। अब आने वाला क्लैट 2020 जो कि 7 सितंबर को शेड्यूल कर रखा है, वो क्या पूछने वाले हैं वो उस दिन पता चलेगा। तो देखते हैं टेस्ट के दिन। पर हम बात कर रहे हैं एलिट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की। इनमें जो एनालिटिकल रीजनिंग है वो कितना आता है और उसका क्या डिफिकल्टी लेवल है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये चीज एक एक करके आप समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। हम बात कर रहे हैं एलिट एग्जाम के लिए। एलिट में एनालिटिकल पार्ट अभी भी मेजर पार्ट है और अच्छा खासा पूछा जाता है। डिफिकल्टी लेवल भी कहीं ना कहीं हायर साइड में ही रहता है, कुछ एक टॉपिक्स का, नॉट ऑल, कुछ एक टॉपिक का बहुत अच्छा डिफिकल्टी लेवल रहता है। सबसे पहले हम इनमें देखते हैं कि जो लिस्ट ऑफ टॉपिक है कौन कौन सा एलिट में आता है और कौन कौन सा रेगुलर आता है एलिट में, और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो रेगुलर नहीं है, कभी पूछे गए हैं, है ना। जैसे पिछले अगर हम 8 to 10 ईयर्स की बात करें पेपर्स की, तो उनमें हो सकता है कोई टॉपिक 2 बार, हो सकता है 1 बार, हो सकता है 4 बार ही पूछा गया हो, और ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो हर बार पूछे जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आपको डिस्कस कर रहा हूं ऐसे टॉपिक जो हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है। उनमें से सबसे पहले हम ले रहे हैं सिलोजिज्म। एलिट में सिलोजिज्म हर बार पूछा जाता है ना। 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन तक देखे गए हैं, है ना। ऑन एन एवरेज हम कहें तो 3 to 4 क्वेश्चन यहां रेगुलर पूछा जाता है सिलोजिज्म, ठीक है। सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एलिट पॉइंट ऑफ व्यू इज सिलोजिज्म फ्रॉम एआरसी। सेकंड है डेटा अरेंजमेंट। अब डेटा अरेंजमेंट एलिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है। क्या कितना आता है डेटा अरेंजमेंट? 2 से 3 पजल्स हमारे एलिट में पूछे जाते हैं। अब उन 2 से 3 डेटा अरेंजमेंट सेट में, डेटा अरेंजमेंट और रादर पजल्स, ठीक है, उन 2 से 3 सेट में हमारा एक सेट ऑलमोस्ट फिक्स रहता है उसका टाइप, क्या, ग्रुपिंग और टीम फॉर्मेशन, जिसको हम कंडीशनल पजल कहते हैं। कंडीशनल पजल हमारा एलिट में एक लगभग तय रहता है, आना होता है, उसमें वो 6-7 क्वेश्चन तक भी पूछ सकता है, ठीक है। दूसरा जो अरेंजमेंट रहता है वो रहता है सीटिंग अरेंजमेंट पूछ ले, वो मैट्रिक्स अरेंजमेंट पूछ ले, और कोई अदर अरेंजमेंट पूछ ले वो। तो यहां पर ओवरऑल पिक्चर क्या है कि एलिट में डेटा अरेंजमेंट अगर हम टॉपिक की बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको 9, 10, 12, 13 क्वेश्चन तक आराम से देख सकते हैं आप, जो कि 2 और 3 पजल सेट के फॉर्म में हो सकते हैं। सो वन ऑफ द रेगुलर पार्ट ऑफ एलिट एग्जाम। सेकेंड वन इज डेटा अरेंजमेंट्स। थर्ड टॉपिक इज सीरीज। सीरीज एंड एक और टॉपिक है एनालॉजी। सीरीज और एनालॉजी से ऑन एन एवरेज हम मिला के दोनों को बात कर रहे हैं तो 6 क्वेश्चन अप्रॉक्स पढ़ते हैं। सीरीज से 3 क्वेश्चन
मिनिमम 2 क्वेश्चन, नहीं तो 3 ऑन एन एवरेज वो आता है हर साल। और एनालॉजी भी कहीं ना कहीं 3 क्वेश्चन का एवरेज पड़ता है उसमें। तो सीरीज और एनालॉजी भी इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछे जाते हैं, नॉट अ सिंगल ईयर जिसमें ना पूछा गया हो। नेक्स्ट जो टॉपिक और है मिसलेनियस, ब्लड रिलेशन हुआ, डायरेक्शन हुआ, इनइक्वालिटी हुआ। इनइक्वालिटी डायरेक्ट फॉर्म में उसका वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। और डायरेक्शन और डिस्टेंस की बात करें और ब्लड रिलेशन की बात करें तो यहां से एक एक दो क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं एलिट में। और दूसरा इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट अभी तक एलिट में सिर्फ एक बार 2017 में पूछा गया है। अच्छा सेट था, 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, उसके बाद अभी तक नहीं आया। आगे आने वाले ईयर्स में पॉसिबल है कि वो पूछ ले दोबारा से। हम बात कर रहे हैं क्लॉक एंड कैलेंडर। क्लॉक एंड कैलेंडर एलिट के लिए हर साल पूछा जाने वाला नहीं है, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से हम ये देख रहे हैं कि अब हर साल वो पूछ रहा है एक एक क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट ईयर 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे उसने कैलेंडर से। और पिछले सालों में अगर 10 ईयर्स की हम बात करें तो वहां पर अगर 10 ईयर का पूरा डेटा निकालें तो 6 to 7 टाइम्स इन टॉपिक से क्वेश्चन आया है 1-1, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, आज की स्थिति देखें तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये भी कहीं ना कहीं रेगुलर टॉपिक में ही कंसीडर करेंगे हर साल आने वाले टॉपिक्स में। बचे हुए जो है कंडीशनल स्टेटमेंट, बाइनरी लॉजिक। कंडीशनल स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट रेगुलर टॉपिक बट हाँ इंपॉर्टेंट है। एंड कंडीशनल स्टेटमेंट आपको ठीक से आना चाहिए, ये आपको कंडीशनल पजल को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, ठीक है। बाइनरी लॉजिक एक बार पूछा गया था 2015 एलिट में, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। सो एक ही बार पूछा गया है ये। और जो दूसरे टॉपिक हैं अरिथमेटिकल रीजनिंग से कभी कभी एक आध क्वेश्चन एलिट में पूछा जाता है। क्यूब्स में 2009 में एलिट में 2 क्वेश्चन आए थे क्यूब से। एंड जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इनमें से जैसे अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल टेस्ट, इनमें से कभी कभी एक आध आ जाता है। दीज आर नॉट रेगुलर टॉपिक्स। लास्ट हम बात करें डेटा सफिशिएंसी की एलिट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेटा सफिशिएंसी 2014 में एलिट में पूछे गए थे 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे? क्योंकि आने वाले ईयर्स में हो सकता है कि पूछ लें। अब यहां पर मैंने 2 तरह से आपको डिस्कस किया है कि हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स जो हर साल पूछे जाते हैं और एक लो फ्रीक्वेंसी टॉपिक जो कभी पूछे जाते हैं कभी नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन हमें ये बिल्कुल समझ के रखना चाहिए कि हमें हर एक टॉपिक को बराबर इंपॉर्टेंस देना है। हाँ, उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके जरूर रखना है जो हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स हैं, लेकिन दैट नॉट मीन्स कि हमें जो लो फ्रीक्वेंसी टॉपिक हैं उनको ठीक से नहीं पढ़ना है, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है, बिकॉज हमने फ्यूचर नहीं देखा है, वो कभी भी कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर है? नाउ हम नेक्स्ट एग्जाम देखते हैं MHCET। MHCET बड़ा स्पेसिफिक सा एग्जाम है। MHCET में क्या होता है, यहां पर इन्होंने पिछले अगर 2 से 3 साल का हम डेटा देखें प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग, तो इन्होंने कुछ एक टॉपिक हैं जो बिल्कुल रेगुलर पूछे हैं और कुछ एक टॉपिक जो सरप्राइजिंग फैक्टर रहा है हमारे लिए, जैसे कि इनपुट आउटपुट 2018 में पूछ लिया था MHCET में 5 क्वेश्चन, ये हमारे लिए सरप्राइजिंग फैक्टर था। इनइक्वालिटी पिछले सालों से लगातार वो पूछ रहा है, 5 to 6 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज वो हर साल पूछ रहा है इनइक्वालिटी से। सीटिंग अरेंजमेंट, मैट्रिक्स पजल, ये उनके रेगुलर टॉपिक हैं, हर बार ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये पजल के ऊपर उन्होंने प्रीवियस पेपर में अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा फोकस कर रखा है, बहुत सारे पजल्स इन्होंने पूछे थे, है ना। लेकिन सिलोजिज्म के 4 से 5 क्वेश्चन, डेटा अरेंजमेंट के 3 से 4 सेट भी इन्होंने पूछे हैं, और कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, इनके एक एक 2-2 क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने जरूर मिलते हैं। तो जो टॉप लिस्ट में आपको टॉप में टॉपिक दिख रहे हैं, ये सभी टॉपिक MHCET में भी रेगुलर हैं। बाकी के जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं वो वही हिसाब है उसका भी कि कभी पूछ लेता है एंड कभी नहीं पूछता है, ठीक है। तो यहां पर भी हमें समझना जरूरी है कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है MHCET के लिए। सिलोजिज्म, डेटा अरेंजमेंट, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन। हाँ, इनपुट आउटपुट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ऑलरेडी पूछ चुका है एंड आने के बहुत ज्यादा चांस है। अगेन इनइक्वालिटी और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 से 6 क्वेश्चन भी वो पूछ रहा है आपको, रेगुलर है और ये उसका पूछना, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें ये सब टॉपिक MHCET के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम इज स्लेट। स्लेट बड़ा मिक्स सा एग्जाम है। अब स्लेट में 2 सेक्शन
अलग अलग आते हैं, एक सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग नाम से और एक आता है एनालिटिकल रीजनिंग के नाम से। अब लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग वो नाम रख देता है, बट एनालिटिकल के क्वेश्चन भी वो लॉजिकल वाले सेक्शन में पूछ देता है जनरली, जिसमें कि क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, और एनालिटिकल रीजनिंग पार्ट में वो एनालिटिकल के कुछ क्वेश्चंस और मैथ्स के कुछ क्वेश्चन पूछ लेता है, बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस। तो यहां बड़ा मिला जुला सा पेपर बना रहता है एनालिटिकल रीजनिंग का, ठीक है, बिकॉज यहां पर कोई अलग से स्पेसिफिक मैथमेटिक्स सेक्शन नहीं है, मैथमेटिक्स को वो एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन में ही पूछता है जो बेसिक मैथ्स होता है। सो हमें बेसिक मैथ्स की भी अच्छे से स्टडी यहां पर इस एग्जाम के लिए करनी चाहिए। एंड जो लॉजिकल और एनालिटिकल दोनों सेक्शन मिला के, दो सेक्शन अलग अलग पूछा जाता है बेसिकली, इसमें दोनों सेक्शन मिला के यहां पर हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं पूरे मिसलेनियस क्वेश्चन में से कुछ भी पूछा जाता है। जनरली पजल हमेशा आता है, सिलोजिज्म हमेशा आता है, सीरीज के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन ये चीज हमेशा आती है, कोडिंग हमेशा आती है, ये चीजें हमेशा ही पूछी जाती हैं। बट हाँ, मैथमेटिक्स बेस्ड टच भी कई बार वो पजल्स पे दे देता है, तो हमें इसका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि पजल्स थोड़ा मैथमेटिक्स बेस्ड आपको मिले। जैसे अभी स्लेट 2020 की बात करें तो इन्होंने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो दो तरह के, सीटिंग अरेंजमेंट भी दे दिया है एंड मैट्रिक्स बेस्ड अरेंजमेंट भी दे दिया है, ये चीज आप देख पाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ा मिला जुला सा एग्जाम है, डिफिकल्ट नहीं होता है, आसान होता है, बन जाता है, बट वही बात आ जाती है कि हमें प्रैक्टिस ठीक से करनी पड़ती है इस सेक्शन की, हर एक टॉपिक को टच करना पड़ता है, हर एक चीज कहीं ना कहीं वो कभी भी कवर कर लेता है किसी भी ईयर में। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम इज LSAT। LSAT एक बड़ा प्रोमिनेंट सा एग्जाम है, उसका एक बड़ा स्पेसिफिक सा पैटर्न है, एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन उसमें एक बिल्कुल अलग सा आता है पेपर, ठीक है। उस पेपर में एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन बिल्कुल अलग आता है, उसमें 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन 23 क्वेश्चंस में क्वेश्चन का टाइप भी ऑलमोस्ट फिक्स ही है, कंडीशनल और टीम फॉर्मेशन पजल्स वो पूछते हैं उन सेट में, तो आपको अच्छा, और वो हायर साइड रहता है थोड़ा सा, तो ये थोड़ा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट अच्छे से कर पाएंगे। अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं और अच्छा डिसेंट सा एग्जाम है। नाउ बाकी टॉपिक के लिए हम LSAT का रिलेशन देखें तो बाकी टॉपिक का यहां पर बहुत ज्यादा वो पूछने का नहीं रखता है। हाँ, दूसरी चीजें पूछ कुछ भी सकता है, लेकिन एनालिटिकल सेक्शन में जैसा कि मैंने अभी बताया था कि टीम फॉर्मेशन, ग्रुपिंग और रादर कंडीशनल पजल वहां पे पूछता है वो, तो आपको उस हिसाब से रेडी रहना पड़ेगा। नाउ द लास्ट एग्जाम जो कि हमने डिस्कस की है इसमें, वो है ब्लैट। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो एंट्रेंस टेस्ट लेता है बाय द नेम ब्लैट, उस एग्जाम में डिफिकल्टी लेवल बड़ा आसान रहता है एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन का। एनालिटिकल रीजनिंग सेक्शन, इसमें फिर से वही बात कहें कि ये बड़ा मिला जुला सा रहता है। एप्टीट्यूड एंड मेंटल एबिलिटी नाम से एक सेक्शन देता है वो, उसमें मैथ्स भी पूछता है एंड एनालिटिकल भी पूछता है। तो इन दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं, एनालिटिकल और मैथमेटिक्स, इन दोनों के क्वेश्चन यहां पर देखने मिलते हैं। आप जो नॉर्मल टॉपिक्स हैं यहां से वो सब देख सकते हैं, सीरीज हुआ, एनालॉजी हुआ, ब्लड रिलेशन हुआ, सिलोजिज्म हुआ, अरिथमेटिकल रीजनिंग हुआ, ये सब चीजें आप देख पाएंगे उसमें, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक का एक रेगुलर प्रैक्टिस आप कर लें तो आपका ब्लैट एग्जाम बड़ा अच्छे से निकल जाएगा। ब्लैट एग्जाम के लिए एक चीज और रहती है, यहां पर एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है, बिकॉज यहां माइनस मार्किंग का गेम है, माइनस मार्किंग यहां 1/3 है, तो यहां स्पीड के साथ में, स्पीड से ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका एक्यूरेसी का, तो एक्यूरेसी जिसकी अच्छी रहेगी उसका ब्लैट निकल जाता है। बाकी टॉपिक क्योंकि बड़े क्वेश्चन जो आते हैं वो बड़े आसान से आते हैं, तो ये सब चीजें मैंने आपको हर एक एग्जाम का हर एक टॉपिक के साथ में एक रिलेवेंट स्टडी करके बताया, और आप कहीं ना कहीं यहां से कंक्लूड कर सकते हैं कि आप इन सभी टॉपिक में कोई भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते हैं। क्यों? हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं आपका पूछा गया है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं प्रीवियस ईयर में जो अल्फाबेट टेस्ट, नंबर टेस्ट वगैरह ये टॉपिक हैं, जो कि जनरली मैंने अभी नाम भी पहली बार ले रहा हूं, ये क्लैट में 2015 में 2 क्वेश्चन पूछे गए। तो इस तरह से हर एक टॉपिक कहीं ना कहीं चीजें हर एग्जाम में टच की हैं। आने वाले टाइम में वो किस एग्जाम में क्या पूछेगा वो हम नहीं जानते, इसलिए हमें हर टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, हमें अपनी स्टडी को उसी हिसाब से अलाइन करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट
अब हम बात कर रहे हैं कि ये सब जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं इनको पढ़ना कहां से है, बेसिकली ये मिलेगा कहां, कहां से प्रैक्टिस करें। सो उनका आंसर आप 3 पॉइंट के फॉर्म में देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो लीगल एज मटेरियल आपको मिलता है बाय द नेम रैंकर्स स्टडी मटेरियल RSMs, उनमें हर एक चीज कवर है। अगर आप उनको ही कवर कर पाएंगे कि आपके लिए सफिशिएंट होगा। बट हाँ, कुछ बच्चे होते हैं कि सर मुझे और भी प्रैक्टिस करनी है, सो मैं 2 सोर्स आपको रेफर कर रहा हूं। वर्बल रीजनिंग बाय RS अग्रवाल, एक बड़ा स्टैंडर्ड सा बुक है, और दूसरी एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे। ये 2 बुक आप रेफर कर सकते हो एडिशनल प्रैक्टिस के लिए। बट स्टिल मैं अभी भी बोल रहा हूं कि RSMs जो लीगल एज प्रोवाइड कर रहा है वो आपके लिए सफिशिएंट है, उनको मल्टीपल टाइम करना जरूरी होता है। एक चीज और, कोई भी सोर्स हो, एक बार जहां से आपने क्वेश्चन किया है उसको एटलीस्ट 4 टाइम आप सॉल्व करें, तभी वो आपके साथ एग्जाम में साथ निभाएगा। क्यों? क्योंकि हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने से लेके उसके एप्लीकेशन तक बहुत फेज रहते हैं, और उन फेज से गुजरने के लिए हमें कम से कम एक ही सोर्स से प्रैक्टिस 4 टाइम करना जरूरी है, कंपलसरी है, तभी वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। अगर आप ऐसा किए कि एक बार कहीं से पढ़ लिए और उसको कभी भी रिवाइज नहीं किए, वो आपके लिए शायद ही फ्रूटफुल रहे। सो आई होप मैं क्या कहना चाह रहा हूं ये चीज आप समझ गए होंगे। सो सोर्स ऑफ मटेरियल का आपको आइडिया मिल गया। नाउ ये सब जो चीजें हैं इनका बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर डेली रेगुलर रूटीन हमारा क्या होना चाहिए, कि हम किस तरह से एनालिटिकल पढ़ें, किन टॉपिक को कैसे कवर करें। ठीक है, तो यहां पर अगर बात कर रहे हैं कि जो हमारे बेसिक क्लास होते हैं जिनमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं हमारे, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आपके क्लास नोट्स बने हों प्रॉपर, उनका ठीक से आपको अंडरस्टैंडिंग हो, एंड उनका एप्लीकेशन आपसे बनता हो। कॉन्सेप्ट सीखा और उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन, इसको हम बोलते हैं प्रैक्टिस। सीधी सी बात है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लो और उनकी प्रैक्टिस करते रहो चीजों को, और प्रैक्टिस कैसी करते रहो जो कि रेगुलर हो आपकी। अब ये सब जो चीजें चलती हैं ना, अब इनको हमने अलग अलग थोड़ा सा कैटेगरी में बांट दिया कि ओवरऑल जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं एनालिटिकल रीजनिंग की, वो कितने मोड में करें और किस तरह से करें। तो सबसे पहला वही हो गया कि भाई हमें बेसिक कॉन्सेप्ट करने हैं, फिर हमें उनका रिवीजन करना है, और रिवीजन के साथ साथ में रिवीजन करना कैसे है ये इंपॉर्टेंट होता है कि भाई हमारी क्लासेस भी चल रही हैं, हमारी क्लासेस आगे बहुत महीने 2 महीने हो चुके हैं, अब हमारे बहुत सारा सिलेबस छूट गया है, हम कैसे कवर करें इन सब चीज़ों को। तो बहुत सीधी सी बात है कि जो हमारी क्लास चल रही है हमें उसको तो पढ़ना ही है, उसको तो कवर करना ही है। हमें साथ में जो बहुत सारी क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं, जो हम कहीं ना कहीं पैरेलली प्रैक्टिस भी कर लिए थे, लेकिन आज की स्थिति में वो हमें रेडी रखना है हर एक टॉपिक को। उसके लिए हमें एक पैरेलल स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा जिसमें कि रिवीजन को इंट्रोड्यूस करके रखना पड़ेगा। और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत मायने रखता है रिवीजन। रिवीजन है तो हमारे पढ़ने का मतलब है, रिवीजन हम नहीं कर रहे हैं तो यकीन मानना कि हमारा बहुत ज़्यादा कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। सो रिवीजन पे इसलिए हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्यों? जिस बच्चे का रिवीजन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा वो सबसे ज़्यादा आगे रहने वाला है, बिकॉज रिवीजन से एक्यूरेसी और स्पीड दोनों पर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो रिवीजन करते रहिएगा। और रिवीजन करने का एक सबसे बढ़िया ये होता है कि आप अपना शेड्यूल ऐसा बनाएं कि आपकी जो रेगुलर क्लास चल रही है उसका पूरा स्टडी आप कर लें, जो होमवर्क मिला है वो कंप्लीट कर लें, एंड कुछ टाइम उसमें ऐसा निकालें अपने दिन में कि आप प्रीवियस जितने भी लेट्स से 5 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, तो उन 5 टॉपिक के थोड़े क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक से थोड़े थोड़े क्वेश्चन लेके आप रिवाइज कर पाएं। कोई मैटर नहीं करेगा कि आपको 10 क्वेश्चन पर टॉपिक लेना है कि 5 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। इंपैक्ट मैं बता रहा हूं किस चीज का पढ़ने वाला है, आपका हर टॉपिक रेगुलर आपके टच में है, ये जरूरी है, ये बिल्कुल जरूरी है। ठीक है, एंड साथ में लिखा है PYP। PYP मैंने यहां पर इसलिए इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि आप अपनी स्टडी को जैसे आगे बढ़ा रहे हैं तो यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर को आप पैरेलली सॉल्व करते चलें, और लीगल एज जो प्रोवाइड कर रहा है वो टॉपिक वाइज आपके प्रीवियस ईयर पेपर को करके रखा गया है, इसी पर्पज से कि भाई आप साथ साथ में ये सब चीजें देखते चलें, सॉल्व करते चलें, जिससे कि आपका माइंडसेट क्लियर हो कि भाई हमारे पास जो क्वेश्चंस RSMs में हैं, जो मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, वो एक्चुअल एग्जाम से रिलेट भी कर रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एंड कॉन्फिडेंस इज द की इन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, सो अगला जो एक
बड़ा मुद्दा बनता है वो है टाइम मैनेजमेंट का, कि सर हम दिन का कितना पढ़ें एनालिटिकल रीजनिंग, हमें एक वीक में कितना पढ़ना है एनालिटिकल रीजनिंग। तो बिल्कुल एक साफ तौर पे मैं बता दूं, जैसे आप खाना खाते हैं, क्या मैं उसका गणित बताऊं कि आपको कितना खाना है? इसका बहुत सीधा से क्लियर मतलब क्या है, जितनी जरूरत होती है उतना। और जरूरत कितनी होती है, यकीन मानना, जिससे हमारे मार्क्स मॉक्स में अप टू डेट आते रहें, अच्छे आते रहें, जिससे हमारी रैंक अच्छी बनी रहे, उतना हमें पढ़ना है। तो उसकी कोई घंटों के गणित में कोई भी डेफिनेशन नहीं है, बट हाँ कोई चाहता ही है कि सर घंटों के हिसाब से बता दो। तो ऑन एन एवरेज पर डे आपको एटलीस्ट 1.5 आवर, एटलीस्ट 1.5 आवर पर डे आपको देना पड़ेगा। अब मैं पर डे पढ़ने की नहीं बोल रहा हूं, एक दिन में आपको 1.5 आवर देना पड़ेगा। एंड अगर एक वीक के स्लैब की मैं बात करूं तो अगर आपने एनालिटिकल रीजनिंग 4 to 5 डे भी पढ़ लिया डेडिकेशन के साथ, सिंसियर टाइम देके, तो आपका काम हो जाएगा। तो इतना आप करते रहिएगा। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेगुलरिटी, ठीक है। सो रेगुलरिटी आप बना के रखिएगा और इन सब चीजों को करते रहिएगा। तो आपका क्या रहेगा, जो करंट में टॉपिक चल रहे हैं वो भी मैनेज बने रहेंगे, एंड जो प्रीवियस टॉपिक हो चुके हैं क्लासेस में वो भी आपके मैनेज बने रहेंगे, अप टू डेट बने रहेंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर प्रिपरेशन, एंड दैट इज मॉक, एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉक एनालिसिस। हम हर एक मॉक लिखें, ये हमारे लिए खुद से कमिटमेंट बना के रखना कि हम हर एक मॉक लिखें, ठीक है। अच्छा, मॉक लिख लिया। एक चीज और मेरा सजेशन, पर्सनल सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए, आप मॉक जब लिखें उससे भी जरूरी है कि आप उसका मॉक एनालिसिस करें, ठीक है। मॉक एनालिसिस जब आप करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों के आंसर मिलते हैं। आप इतना जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सबका आपको आंसर मिलता है, ठीक है। अब मॉक एनालिसिस जब आप करते हैं तो आपको करना क्या है एग्जैक्टली, मॉक एनालिसिस होता क्या है, कैसे करें उसको, ठीक है। सो मॉक एनालिसिस में आपको करना क्या है, जो भी मॉक में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, अब आपके सेक्शन में कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाए, कुछ आपके छूट गए होंगे। इन द एंड जब चेक किया पेपर तो कुछ गलत भी हो गए होंगे। तो हमारी 3 चीजें निकल के आई कि कुछ सॉल्व किए, कुछ गलत हुए, कुछ छूट गए। हमें इन्हीं तीनों चीजों के ऊपर वर्क करना है। इसी का नाम है मॉक एनालिसिस, जो कि हम जस्ट आफ्टर मॉक करने वाले हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे कि मॉक हमने आज दिया है, हम कल या परसों मॉक एनालिसिस कर रहे हैं। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सेम डे मॉक एनालिसिस करेंगे ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट करेगा, ठीक है, ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो मॉक एनालिसिस का पहला टास्क, आप मॉक दे के आए, आपको पहला काम यह करना है कि आप सबसे पहले वो क्वेश्चन आइडेंटिफाई करो जो आपके रॉन्ग हो गए और उनको दोबारा से सॉल्व कर लो खुद से, जरूरत पड़े सॉल्यूशन देख लो, ठीक है। तो जो गलत हुए उनकी गलती क्या है उनको आइडेंटिफाई करो, और कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपकी हो रही हैं उनको कहीं ना कहीं नोट कर लो कि ये हमारी गलतियां हुई हैं। कहीं एक डायरी बना लो कि हमसे मॉक में गलतियां हुई हैं, हर एक मॉक की डायरी में वो पॉइंट्स चले जाएंगे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उनको सॉल्व करो। अब सेकंड पे क्या करें, सेकंड पे वो करो कि जो क्वेश्चन तुम मॉक देते टाइम अटेम्प्ट नहीं कर पाए उन क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। वो हो जाएगा हमारा काम। अब तीसरा काम क्या बचेगा, तीसरा काम वो बचेगा जो मॉक देते टाइम हम क्वेश्चन को सॉल्व किए थे और वो हमारे करेक्ट हुए हैं, तो वो करेक्ट क्वेश्चन जो हमारे हमसे ऑलरेडी बन चुके हैं मॉक में, हम उनको दोबारा से सॉल्व करेंगे। अब आप सोच रहे होगे सर इसका क्या पर्पज है, भाई इसका एक मतलब ये क्लियर है कि आप हो सकता है इस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करो और आपको इससे बेटर अप्रोच पता चल जाए। किससे, जो अप्रोच आपने मॉक देते टाइम यूज की है उससे बेटर अप्रोच अगर पता चल गई तो कहीं ना कहीं आपका अप्रोच इंप्रूवमेंट हो जाएगा। हमें मॉक एनालिसिस से 2 चीजें ब्रॉडली मिलने वाली हैं, क्या, हमने क्या गलती करी है और हमारा गुंजाइश जो है ना, इंप्रूवमेंट का गुंजाइश वो क्या है। बस हमारे मॉक एनालिसिस का यही 2 आउटकम हमें ज़्यादातर समझ में आते हैं, ठीक है। और इन्हीं पे हमें वर्क करना है कि हमारी गलतियां हैं ये अगले मॉक में ना हो, एंड ये जो गुंजाइश है ना इंप्रूवमेंट की, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके थे बट इसको ऐसे किया जा सकता था, इससे हमारा टाइम सेव हो जाता, इस बात पे भी हमें वर्क करना है नेक्स्ट मॉक से। मॉक एनालिसिस कैसे करना है ये भी चीज समझ में आई, एंड हर एक मॉक में अपीयर होना है
ये चीज़ आपके ऊपर निर्भर करती है। और एक और सजेशन मैं दूंगा कि जब भी मॉक में, कोई से भी मॉक में अपियर हो रहे हैं, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ अपियर हो, कैजुअल बिल्कुल भी नहीं। मॉक का पर्पज डिफीट हो जाएगा नहीं तो बिल्कुल उसी शिद्दत के साथ कि जब हम मॉक लिख रहे हैं तो मानो हम फाइनल एग्जाम लिख रहे हैं, इतना डेडिकेशन के साथ लिखो तो मॉक देने का, मॉक एनालिसिस का भी मजा आपको मिलेगा। ठीक है, और आपको एक्चुअल जो मॉक देने का पर्पज है वो भी फुलफिल होगा, जो उसके आउटकम्स होते हैं वो आपको समझ में आएंगे। ठीक है, नाउ जो कि हमें पता है, एक बहुत प्यारा सा स्टेटमेंट, इन AR द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू गेट। बहुत सीधा सा है, और यही फंडा हमारा मैथमेटिक्स पे भी एप्लीकेबल है। जितना प्रैक्टिस उतना ज्यादा आप एक्यूरेट और स्पीड, एक्यूरेसी और स्पीड दोनों आपके पाले में आ जाएंगे। आई होप ये पूरा सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, आपकी नॉलेज में वैल्यू एडिशन मिला होगा। अगर कुछ ना कुछ आपको मिला है, फाइनली लाइक करिएगा इस चैनल को, सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज इस चैनल पर रेगुलर अपडेट्स होते हैं। अलग अलग फैकल्टी अलग अलग अपडेट्स हमेशा देते रहते हैं। उन अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड अगर पसंद आया तो लाइक भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।